अगर मैं ये कहूं कि विश्व भर में सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के बहुत सारे शहर आते हैं। इस अंक तालिका को अगर आप नज़दीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि खासकर उत्तर भारत के बहुत से ऐसे शहर हैं जो इस अंक तालिका में बहुत ऊपर की पोजीशंस पर या पायदान पर बैठे हुए हैं। तो क्या है कारण? प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। जहां लोकल क्लाइमेट कंडीशंस इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, वहीं पर व्हीकुलर मूवमेंट यानी यातायात के वाहनों द्वारा किए जाने वाला प्रदूषण इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 2020 के लॉकडाउन के दौरान ऐसी बहुत सारी इमेजेस इंटरनेट पर वायरल हुई थी जहां पर साफ आसमान दिखाई दे रहा था, कहीं कहीं पर पहाड़ की चोटियां तक दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय सड़कों पर यातायात बिल्कुल ना के बराबर था। जहां पूरा विश्व धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहा है, खासकर विकसित देश यूरोप में आप पाएंगे, चाइना में आप पाएंगे कि धीरे धीरे सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल के लिए आगे आए, उन्हें खरीदें और उन्हें अपनी रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएं। तो भारत भी ऐसे ही कदम उठा रहा है और इसकी शुरुआत लगभग पिछले 4-5 सालों से हो चुकी है। 22 जनवरी 2022 को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन्स इंस्टीट्यूट, जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, और उसी की भारतीय ब्रांच रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के हवाले से नीति आयोग ये कहता है कि आरबीआई को अपनी प्रेफर्ड लैंडिंग पॉलिसी में उन कंपनीज को अधिक से अधिक लोन देने की व्यवस्था करनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के हवाले से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ का लोन दे सकती हैं इन उद्यमियों को, इन उद्योगपतियों को या इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रही हैं। वहीं पर इस लोन की रकम की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का अंदाज़ा है कि वर्ष 2030 तक यही लोन का जो अमाउंट है वो लगभग बढ़कर 3.7 लाख करोड़ तक हो जाएगा। तो अगर नीति आयोग, जो भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या एक ऐसी संस्थान है जो देश में आने वाली नीतियों के ऊपर या जो लघुकालीन या दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं उनके ऊपर नीति आयोग की रिकमेंडेशन का काफ़ी प्रभाव होता है, तो इससे साफ होता है कि भारतीय सरकार, भारतीय महकमे, डिपार्टमेंट्स इस दिशा में पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक बड़ी मार्केट बना दिया जाए। इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिससे शायद आप भी ये मानने पर मजबूर होंगे कि हाँ, भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडेप्ट कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया और बेहतर उदाहरण ये है कि आप टू व्हीलर के अंदर ये पाएंगे कि जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जोमेटो, स्विगी या अन्य, चाहे अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, उनके डिलीवरी मॉडल के अंदर एक बदलाव आया है और ये बदलाव है कि उनके डिलीवरी बॉयज़ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वो एक मार्केट को टैप करने के लिए कार्य कर रही हैं और उपभोक्ताओं की तरफ से भी उन्हें वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है। ये शुरुआत है एक आने वाली नई क्रांति की, और जहां देश बढ़ती हुई तेल की कीमतों से, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उससे जूझ रहा है, वहीं पर अगर आपके पास एक सस्ता रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है तो क्यों नहीं। अगर मूलभूत सुविधाओं का ढांचा इस पूरे मॉडल के लिए सही तरीके से डेवलप किया जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत पर की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां अधिकतर इलेक्ट्रिक होंगी। इसी कड़ी में दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कीमत जो किसी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर होती है वो होती है उसकी बैटरीज। लगभग 40% एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने की कॉस्ट का हिस्सा उसकी बैटरीज का होता है। अभी तक जितने भी व्हीकल्स हैं उनके इंजन जो है वो इंटरनल कंबशन कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, परंतु इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो पावर दी जाती है वो बैटरीज के द्वारा दी जाती है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ एक और दिक्कत है और वो दिक्कत ये है कि लिथियम द्वारा बनाई जाने वाली ये बैटरी अक्सर पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होती हैं और जब इनकी जीवन सीमा खत्म हो जाती, यानी जब दे अटेन देयर फुल पोटेंशियल लाइफ, उसके बाद लिथियम बैटरीज को एक बेहतर तरीके से डिस्कार्ड कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, परंतु इसके ऑल्टरनेट भी खोजे जाने लगे हैं और वो ऑल्टरनेट है एल्यूमिनियम।
जहां भारत अपनी प्रभुता सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज में ताइवान के साथ टाई अप करके दिखा रहा है, वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज शोध अपने स्तर पर अपने ज़रिए से कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक आधारभूत संरचना इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बगैर किसी रुकावट के चल पाने के लिए बनाई जाएगी और भारत इस श्रेणी में अग्रणी होगा। तीसरे पहलू की अगर हम बात करें तो वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाए जाने का जो खर्चा है वो कहीं कम है किसी एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल से। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने का खर्चा लगभग 80 पैसे प्रति किलोमीटर आता है और वहीं पर जब पेट्रोल और डीजल सैकड़े का अगर रेट छू जाते हैं तो एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल को चलाने का जो खर्चा आता है वो लगभग 7 से 8 रुपये प्रति किलोमीटर आता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 8 गुना अधिक कीमत हम अभी अपने यातायात के लिए दे रहे हैं और पर्यावरण की जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं या पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। बहुत सारे विकसित देश ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना रहे हैं, चाहे वो यूरोप के देश हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि वो सजग हैं पर्यावरण के प्रति भी। भारत भी उसी तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिक्कतें कहाँ कहाँ आ सकती हैं? सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है अभी टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ है भारत में। हालांकि बहुत सारे उद्यमी, चाहे वो टाटा हो चाहे वो महिंद्रा हो, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आने वाले सालों में सफलता भी ज़रूर हासिल करेंगे। वहीं पर सरकार द्वारा ऐसी नीतियों का गठन करना होगा, ऐसी योजनाएं, ऐसे इंसेंटिव्स मार्केट में लाने होंगे जिससे उपभोक्ता इन व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर सकें। संशय है अभी उपभोक्ता के मन में, सबसे बड़ा संशय ये रहता है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही पुरजोर और कामयाब होगा जितना डीजल या पेट्रोल व्हीकल पड़ता है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर आपकी गाड़ी में कहीं पेट्रोल खत्म होते हुए दिखाई देता है तो आपको पता चल जाता है कि अगले 1 या 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। यही शायद किसी उपभोक्ता को रोकता है कि अगर वो हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जाता है तो क्या उसे भरपूर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अगर हम अभी के आधारभूत संरचना की बात करें तो हम ये पाएंगे कि लगभग एक व्हीकल को चार्ज होने के लिए 12 घंटे का समय लगता है, जो बहुत बड़ा समय है। उसके अलावा बगैर किसी इंटरप्शन के अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती है तो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा भारत सरकार को, जिससे उपभोक्ता इस प्रकार के व्हीकलों को या इस प्रकार के यातायात के साधनों को खरीदते हुए गुरेज ना करें। जल्द से जल्द वो इन व्हीकलर मूवमेंट रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भारत सरकार को कार्य करना होगा और कुछ लुभावने ऑफर भी देने होंगे, चाहे वो उद्यमी हो और चाहे वो उपभोक्ता हो। आपको क्या लगता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य है? अगर है तो वो किस दिशा में जा रहा है और कितने सालों में भारत एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा जहां पर बगैर किसी रोक टोक के या बगैर किसी व्यवधान के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत की सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूवर्स के साथ ज़रूर साझा कीजिए। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।